इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जीतेगा तो इंडिया ही, ये बात तो तय है। और इसी तरीके से जब कोई क्रिकेटर इंडिया के अंदर आएगा तो उसकी मेहमान नवाजी करना भी भारतीय नागरिकों का फर्ज है। कैसा अजीब सा रिश्ता है, एक तरफ हम उन्हें जीतने भी नहीं देंगे और दूसरी तरफ उनकी मेहमान नवाजी भी करेंगे। ये रिश्ता यहाँ से बहुत पुराना है। इसको ठीक से समझने के लिए आपको चलिए पढ़ाते हैं आज ये चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। So hello students, welcome to K2 Institute and today we will be starting the chapter number 3rd of class 12 Polity. The name of the chapter is Contemporary South Asia. अब पहले अगर मैं चैप्टर स्टार्ट करूं तो आपको पता होना चाहिए कि साउथ एशिया हम किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं, कौन से कंट्रीज हैं जो साउथ एशिया के पार्ट होती हैं। ठीक है, लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द प्रीवियस चैप्टर्स दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। तो अब तक हम लोग चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 पॉलिटी का कवर कर चुके हैं। चैप्टर 1 में हम लोगों ने बात करी कि किस तरीके से कोल्ड वॉर पीरियड के बाद दो मल्टीपोलर चैप्टर 1 में हम लोगों ने बात की थी किस तरीके से कोल्ड वॉर 1 के बाद पूरे वर्ल्ड में सिर्फ दो सुपर पावर्स बची थी। वन वॉज योर यूएसए एंड द अदर वन वॉज योर यूएसएसआर। और फिर हमने पढ़ा कि किस तरीके से यूएसएसआर कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गया एंड दैट्स हाउ वर्ल्ड के अंदर यूएसए एज अ सुपर पावर एमर्ज कर आ गया। बट हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा कि इकलौता यूएसए नहीं था जो पूरे वर्ल्ड में एक डोमिनेंट कंट्री बनकर रह गया था, बल्कि बहुत सारी और भी कंट्रीज थी जो अब पावर में आ रही थी, जिसमें हम लोगों ने यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा आसियान के बारे में, देन हम लोगों ने कुछ और कंट्रीज सच एज चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया, हमने इनके बारे में भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा कि किस तरीके से धीरे धीरे इन कंट्रीज़ में भी और ये जो ग्रुपिंग्स हैं इनमें डेवलपमेंट हो रहा था, जिसकी वजह से हमारा वर्ल्ड एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट हो गया रेदर देन बीइंग अ यूनिपोलर वर्ल्ड। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अदर देन दीज कंट्रीज हमारे अपने नेबरहुड में क्या चल रहा था, राइट। तो हमारा अपना नेबरहुड मतलब इंडिया और उसके आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब साउथ एशियन कंट्रीज कहलाती हैं, राइट। तो अगर मैं आपको एक मैप के थ्रू समझाना चाहूँ तो लेट्स से इफ दिस इज इंडिया, तो बिफोर मूविंग अहेड लेट्स हैव अ लुक एट द इंडियन मैप। तो अगर मैं आपको ये इंडिया का मैप बनाकर दिखाना चाहूँ, प्लीज़ पार्डन माय ड्राइंग बच्चों, राइट। सो इफ दिस इज आवर इंडिया देन हमें अच्छे से पता है कि द नेबरिंग कंट्री हेयर वी हैव पाकिस्तान एंड यहाँ पे वी हैव नेपाल, भूटान एंड दिस वन इज योर म्यांमार, राइट, एंड हेयर वी हैव श्रीलंका, राइट। तो दीज आर आवर नेबर कंट्रीज एंड बांग्लादेश को कैसे भूल सकते हैं हम लोग, बांग्लादेश इज राइट ओवर हेयर, बंगाल के जस्ट साइड में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। सो कोल्ड वॉर एरा के बाद में हम लोगों ने देखा कि हमारे अपने रीजन यानी कि इंडिया एंड द नेबर्स ऑफ इंडिया वर ऑल्सो डेवलपिंग। तो साउथ एशिया के अंदर अगर हम देखें तो जब से इंडिया और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पावर्स बनाए उसके बाद से पूरी वर्ल्ड की नज़र इंडिया और पाकिस्तान पर आकर अटक गई। एंड ऑल्सो इंडिया और पाकिस्तान और चाइना इन सब के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चलते थे, जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे और वाटर जो रिवर को लेके सारे डिस्प्यूट्स हुआ करते थे, उसकी वजह से भी इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और सारी ये जो साउथ एशियन कंट्रीज थी इन्होंने वर्ल्ड का अटेंशन सीख करना स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले तो वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल, तो हम लोग एक कॉलोनी की तरह थे फॉर द ब्रिटिशर्स। तब इंडिया का इतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं था इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑल्दो इट हैड एन इम्पॉर्टेंट रोल, बट अगर हम लोग इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव की बात करें तो आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर 2 ओनली, जब इंडिया और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पावर बनाया उसके बाद से वर्ल्ड को लगा कि यस ईस्ट में भी कुछ कंट्रीज हैं जो डेवलप कर रही हैं, जो डेवलप हो रही हैं। इसी की वजह से पूरे वर्ल्ड का जो अटेंशन था वो इंडिया और पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गया और इसी वजह से ये जो पूरा रीजन था यहाँ पे हमें बहुत सारे टर्बुलेंट देखने को मिले। क्यों? क्योंकि कभी रिवर्स को लेके लड़ाइयाँ होती थी, तो कभी टेरिटरी को लेके लड़ाइयाँ होती थी, तो कभी किसी और चीज़ को लेके। At the same time, many people in the South Asia recognize the fact that this region can develop and prosper if the states of the region cooperate to each other. दूसरी कंट्रीज़ ने और हम लोगों ने खुद भी ये चीज़ देखी कि अगर इस रीजन के सारे लोग आपस में कॉपरेट करना स्टार्ट कर दें तो एशियन कंट्रीज़ भी बहुत अच्छे से प्रॉस्परस
हो सकती हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग वही सब पढ़ेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में या लेट्स से चाइना के बीच में, तो उसका रीज़न क्या है और वो किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इंडिया और चाइना के बीच में ऑल्दो रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, इंडिया और चाइना के बीच में हमेशा से टेरिटरी को लेके कहीं ना कहीं कुछ विवाद रहता ही है, ठीक है। बट स्टिल ऐसा नहीं है कि इंडिया और चाइना के बीच में कोई ट्रेड नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस खराब होने के बावजूद भी और सारी चीज़ों में हम लोग बहुत अच्छे से कॉपरेट करते हैं। तो ये जो रिलेशन है इसको अगर अच्छे से समझना है तो हमें इसकी रूट कॉज तक जाना पड़ेगा, राइट। और वहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या चल रहा है हमें इसको भी देखना पड़ेगा, मतलब उस कंट्री के अंदर उनका इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है हमें उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, तभी हम एक कंक्लूजन को ड्रॉ कर पाएंगे। तो बिफोर वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर। तो बिफोर वी स्टार्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज साउथ एशिया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे वर्ल्ड के अंदर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। लेट्स से कि दिस इज आवर वर्ल्ड मैप, this one is your North America, this one is your South America, and here we have our Africa, right, and here is your European countries, then this entire one is your Asia, and here we have the ऑस्ट्रेलिया, राइट। ये हमारा छोटा सा इंडिया यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ एंड दीज आर अवर सेंट्रल एशियन कंट्रीज, राइट। तो अगर मैं बात करूँ एशिया की तो दिस एंटायर रीजन इज योर एशिया। एशिया को भी हम लोग फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में बात किया था साउथ ईस्ट एशियन, राइट। साउथ ईस्ट एशियन वर दीज कंट्रीज तो यहाँ पर आते हैं, दीज वर योर साउथ ईस्ट एशियन, एंड साउथ एशियन कंट्रीज आपकी ये होती है इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज, राइट। सिमिलरली अगर ईस्ट एशिया की बात करें तो चाइना, रशिया, मंगोलिया, दे कॉन्स्टिट्यूट द ईस्ट एशिया। सेंट्रल एशिया में हमारी सारी स्थान वाली कंट्री तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब आ जाते हैं, राइट। तो अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो वी आर ऑल फेमिलियर विद द ग्रिपिंग टेंशंस बिटवीन इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर कभी भी कोई क्रिकेट मैच होता है तो उसको लेकर हर एक भारतीय नागरिक के मन में एक प्रॉपरली एक कॉन्फिडेंस होता है कि कुछ भी हो जाए, भले ही हम लोग अमेरिका से हार जाएं, यूके से हार जाएं, बट पाकिस्तान से नहीं हारने चाहिए, राइट। बट ऑन दी अदर हैंड अगर कोई पाकिस्तानी फैंस इंडिया में आते हैं मैच के दौरान तो हम लोग प्रॉपरली उनको वेलकम करते हैं, प्रॉपरली अपने अच्छे दिल के साथ उनका स्वागत करते हैं। तो ये एक सिंबल है कि किस तरीके से साउथ एशियन कंट्रीज में आपस में जो उनके रिलेशंस हैं वो कितने कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। The expression South Asia usually includes the following countries. तो let's see कि अब साउथ एशियन कंट्रीज में एक्चुअल में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो एज आई जस्ट सेड, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। These are the countries that are a part of South Asia. मैंने आपको मालदीव्स मैप पे नहीं दिखाया. Let me draw the map once again for you guys. So let's say if this is India, right? So here we have Pakistan, this is your Pakistan, then we have Nepal, this is your Nepal, बीच में हमारा सिक्किम आ जाता है यहाँ छोटा सा, and here we have Bhutan, right? And along with that here we have Sri Lanka, यहाँ पे we have some this one, yeah, this is your Bangladesh, and Maldives is a island country, is an island country, और Maldives हमारा इधर पड़ता है, right? सो ये आपके क्या हो गए, साउथ एशियन कंट्रीज हो गए। The mighty Himalayas in the north and the vast Indian Oceans, the Arabian Sea and the Bay of Bengal in the south, west and east respectively provide a natural insularity to the region. अब हम बात करते हैं कि इस पूरे एरिया के हर एक डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि नदर्न साइड में ये पूरा जो आपका साइड है ये हिमालय से कवर्ड है। हमारा जो पूरा साउथ एशिया है, नॉर्थ साइड जो है वो हिमालय से कवर्ड है। और अगर हम नॉर्थ और उसकी बात करें साउथ की, तो वो पूरा किससे कवर्ड है आपका, इंडियन ओशन और अरेबियन सी से। तो ये पूरा आपका इंडियन ओशन है साउथ साइड में, दिस एंटायर इज योर इंडियन ओशन। और इंडियन ओशन में भी अगर आप इसको पर्टिकुलरली बात करें तो दिस इज द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल जिसे हम बंगाल की खाड़ी भी बोलते हैं। एंड देन हेयर वी हैव द अरेबियन सी, अरब सागर, अरेबियन सी, राइट।
एंड अलॉन्ग विद दैट अगर हम वेस्ट और ईस्ट की बात करें तो प्रॉपरली हम लोगों को एक इंसुलेशन मिली हुई है। इंसुलेशन मतलब एक तरीके से नेचुरल बैरियर्स हैं पूरे जो साउथ एशिया को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब अगर कोई दूसरी कंट्री साउथ एशियन कंट्रीज पे अटैक करना चाहे तो पहले उसे हिमालय क्रॉस करना पड़ेगा अगर वो नदर्न साइड से आ रहे हैं, एंड उसे माइटी इंडियन ओशन कवर करना पड़ेगा अगर वो सदर्न या ईस्टर्न या वेस्टर्न साइड से कहीं से भी आते हैं, राइट, which is largely responsible for the linguistic, social and cultural distinctiveness. तो बेसिकली इतना सब कुछ यहाँ पे बैरियर्स हैं तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे लैंग्वेज भी सबकी अलग है। बिकॉज आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सतपुरा हिल्स हैं, ठीक है, तो सदर्न इंडिया और नदर्न इंडिया में बहुत डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। सिमिलरली अगर आप बात करें श्रीलंका और इंडिया के बीच में तो नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया कम्प्लीटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू श्रीलंका। तो यहाँ पर क्योंकि इतने सारे नेचुरल बैरियर्स हैं तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सबकी लैंग्वेज, कल्चर और सोशली उन लोगों का रहन सहन सब कुछ एकदम डिस्टिंक्ट है। द बाउंड्रीज आर नॉट क्लियर येट इन द ईस्ट एंड वेस्ट एज दे आर इन द नॉर्थ एंड साउथ। अफगानिस्तान एंड म्यांमार आर ऑफन इंक्लूडेड इन डिस्कशंस ऑफ द रीजन एज अ होल। तो अब पाकिस्तान तो हमारा यहाँ पर है और पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पे आपका अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से इंडिया बहुत छोटा सा बॉर्डर शेयर करता है, उसको वखान कॉरिडोर बोलते हैं, बट वो अल्टीमेटली अभी पाकिस्तान के अंडर आता है बिकॉज पाकिस्तान ने यहाँ तक हमारे इंडिया के अंदर इन्वेड किया हुआ है, राइट। तो लाइन ऑफ कंट्रोल वाला एरिया है ये और वखान कॉरिडोर उसी एरिया में पड़ता है हमारा, राइट। ओके कभी कभी हम लोग म्यांमार और अफगानिस्तान को भी साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, ऑल्दो म्यांमार जो है वो आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का पार्ट ज़्यादा है। म्यांमार इज योर दिस रीजन, राइट, ये आपका म्यांमार है। तो म्यांमार ऑल्दो आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के अंदर आता है बट कभी कभी हम उसको साउथ एशियन कंट्री की भी तरह ट्रीट कर लेते हैं। और सिमिलरली अफगानिस्तान जो कि एक सेंट्रल एशियन कंट्री है बट स्टिल उसको हम कभी कभी अपने डिस्कशंस में इंक्लूड कर लेते हैं बिकॉज अफगानिस्तान और म्यांमार का साउथ एशियन कंट्रीज़ के ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, इन्फ्लुएंस बहुत है इनका। चाइना एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है बट स्टिल हम उसको इस पार्ट का कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना हमने जैसे कि बात करी ईस्ट एशिया के अंडर आता है वो। So there are basically 7 countries that are mentioned above. Here we have Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. I hope map आपको थोड़ा mentally आप लोगों ने visualize कर लिया होगा and even you can refer to Google to have a clear picture of the map. But still here we have India, the neighboring one is Pakistan, then we have our different countries like Nepal, Bhutan, Bangladesh, then we have Sri Lanka and Maldives. So these are the South Asian countries. And South Asia stands for diversity in every sense and yet constitutes one geopolitical space. तो यहाँ पर आप देखेंगे तो डाइवर्सिटी बहुत है। आप अगर विद इन इंडिया की देखेंगे तो पूरे इंडिया के अंदर ही आपको इतनी डाइवर्सिटी मिल जाएगी और अगर आप इसके अंदर और नेबरिंग कंट्रीज को इंक्लूड कर लेंगे तो सोचो आप कितना डाइवर्स कल्चर है पूरे साउथ एशिया का। The various countries in the South Asia do not have the same kind of political system. अब जैसा कि हम जानते हैं कि लेट्स से इंडिया के अंदर तो डेमोक्रेसी है बट म्यांमार के अंदर कुछ और सिचुएशन है। ऑल्दो म्यांमार इज नॉट अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया, तो लेट्स से कि हम लोग भूटान की बात कर लेते हैं तो हमारे इंडिया में तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बट भूटान के अंदर आज भी मोनार्की सिस्टम चलती है, राइट। सिमिलरली आप देखेंगे तो डिस्पाइट मेनी प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशन श्रीलंका एंड इंडिया हैव सक्सेसफुली ऑपरेटेड अ डेमोक्रेटिक सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंस। तो आप देखेंगे कि ये जो सारी की सारी आपकी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं इनमें से सबको इंडिपेंडेंस के बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी इंडिया एंड श्रीलंका वर द 2 कंट्रीज जिन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद सक्सेसफुली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश कर लिया था। सो आप इसके बारे में और चैप्टर्स में पढ़ेंगे अभी इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस जो आपकी दूसरी बुक है पॉलिटिक्स की उसमें आप अच्छे से पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी कैसे आई इंडिपेंडेंस के बाद में, राइट। ऑल्दो of course possible to point out many limitations of India's democracy, but we have to remember the fact that India has remained a democracy throughout the existence of an independent country. The same is true for the Sri Lanka. जाहिर सी बात है डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने में ऐसा नहीं था कि इंडिया ने बहुत स्मूथली डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर लिया। डेफिनेटली देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स इन द वे बट स्टिल हम कह सकते हैं कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया और चाइना वर द 2 कंट्रीज जिन्होंने सक्सेसफुली डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करके रखा।
अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आने में बहुत टाइम लग गया था, बीच में कभी मिलिट्री रूल आ जाता था वहाँ पे, तो कभी कुछ आ जाता था। अभी हम इस चैप्टर में पूरा डिटेल में उसको पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के अंदर उसकी हिस्ट्री क्या थी, राइट। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, अच्छा आप लोगों को ये तो मालूम ही होगा कि पहले जब हमारा पार्टीशन हुआ था, जब फर्स्ट टाइम पार्टीशन हुआ था हम लोगों का, तो लेट्स से इफ दिस इज इंडिया, लेट्स से दिस इज इंडिया, ये हमारा यहाँ पे बांग्लादेश वाला रीजन था, ये ऐसे करके बांग्लादेश था यहाँ पे, एंड दिस वाज योर पाकिस्तान। जब पार्टीशन हुआ था तो इंडिया के अंदर से ही दो रीजन निकाले थे जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थी। इसको हम बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, एंड द रीजन इन द वेस्ट वाज नोन एज वेस्टर्न पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। बट लेटर ये जो ईस्ट पाकिस्तान है उसने डिमांड किया कि हमें इस पाकिस्तान से अलग होना है, बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु यूज टू लिव इन द ईस्टर्न पाकिस्तान स्पोक बंगाली, स्पोक बंगाली, and on the other hand the people who were there in the west Pakistan were very dominating in nature, and they were not considering Bengali as a language. They were trying to impose Urdu on these eastern Pakistani people, right? So eventually they demanded that no, we don't want to live with this Pakistan. And also there was a large geographical barrier because India was between the eastern Pakistan and western Pakistan. So for administration as well, this western Pakistan was not able to administer the eastern Pakistan properly. So eastern Pakistan को demand raise करनी पड़ी कि we want a separate country of our own, and then finally हम देखेंगे किस तरीके से बांग्लादेश एक अलग country बन गई। तो पहले बांग्लादेश ईस्टर्न पाकिस्तान ही हुआ करता था, बट विद द हेल्प ऑफ इंडिया ईस्टर्न पाकिस्तान ने खुद को वेस्टर्न पाकिस्तान से सेपरेट करके एक न्यू कंट्री बना ली जिसका नाम रखा बांग्लादेश। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बांग्ला, बांग्ला मीन्स बंगाली बोलने वाले लोगों का देश, सो दैट मीन्स बांग्लादेश, राइट। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ने ही सिविलियन और मिलिट्री रूलर्स का एक्सपीरियंस किया है, विद बांग्लादेश रिमेनिंग अ डेमोक्रेसी इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो आज भी आप देखेंगे तो कभी मिलिट्री रूल, कभी प्रेसिडेंशियल रूल, ऐसा चलता रहता है, बट स्टिल जब बांग्लादेश एक बार पाकिस्तान से अलग हो गया, देन फाइनली वहाँ पर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गई, ठीक है। Pakistan began the post-Cold War period with successive democratic governments under Benazir Bhutto and Nawaz Sharif respectively, but it suffered a military coup in 1999. तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से कोल्ड वॉर के बाद पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई थी बीच में, जिसके अंदर रूलर कौन था, तो रूलर थी बेनज़ीर भुट्टो एंड बाद में नवाज शरीफ रिस्पेक्टिवली। बट बाद में 1999 के अंदर वहाँ पे एक मिलिट्री कू हो गया, जिसके बाद मिलिट्री रूल एस्टेब्लिश हो गया। इट हैज़ बीन रन बाय द सिविलियन गवर्नमेंट अगेन सिंस 2008। दोबारा से फिर देखिए आप 1999 के अंदर वहाँ पर मिलिट्री रूल आया, एंड देन आप कह सकते हैं कि आफ्टर 2008 वहाँ पे फिर से क्या आ गया, डेमोक्रेटिक रूल आ गया। 2006 तक नेपाल वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की विद द डेंजर ऑफ किंग टेकिंग ओवर एग्जीक्यूटिव पावर। नेपाल का भी सेम सिनारियो है, नेपाल के अंदर भी इंडिपेंडेंस के बाद प्रॉपरली डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश नहीं हो पाई। 2006 तक इनफैक्ट नेपाल के अंदर मोनार्की सिस्टम था, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की सिस्टम था, बट वहाँ के लोगों ने रिवोल्ट किया, जिसके बाद फिर 2008 के अंदर वहाँ से मोनार्की प्रॉपरली एबॉलिश हो गई, एंड नेपाल फिर फाइनली एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। कब बना, 2008 के अंदर। तो ये जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है बांग्लादेश और नेपाल का, इससे हम ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज बिकमिंग एन एक्सेप्टेड नॉर्म इन द एंटायर रीजन ऑफ साउथ एशिया। तो मतलब कहीं ना कहीं पे एंड में आके जो स्टेबिलिटी आती है वो डेमोक्रेटिक रूल में ही आती है। मिलिट्री रूल आप टेम्पररी पीरियड के लिए एक कंट्री पर इम्पोज कर सकते हो, बट वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो आप ये एग्जाम्पल्स देख के समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेसी जो है वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन अ कंट्री, राइट। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो कुछ और चेंजेस हमें देखने को मिले इन द टू स्मॉलेस्ट कंट्रीज ऑफ द रीजन। तो भूटान की अगर हम बात करें, जो कि एक छोटी कंट्री है इस रीजन की, और अगर हम मालदीव्स की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ सेम ही आपको देखने को मिलता है। लाइक भूटान बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की इन 2008। 2008 के अंदर भूटान के अंदर भी किंग सिस्टम था अंडर द लीडरशिप ऑफ अ किंग, बट इट इमर्ज एज अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। कहने का मतलब क्या है कि भूटान के अंदर ऑल दो किंग एक पोजीशन है, किंग की एक पोजीशन है, बट स्टिल वहाँ पे क्या है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम,
मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी कि इलेक्शंस होते हैं, जो भी डिसीजंस हैं वो डेमोक्रेटिकली लिए जाते हैं, बट स्टिल वहाँ पर एक किंग का सेरिमोनियल पोजीशन है, या आप बोल सकते हैं कि एक नॉमिनल हेड की तरह वहाँ पे काम करते हैं। कौन? भूटान के किंग। अगर हम मालदीव्स की बात करें, जो एक आइलैंड नेशन है, वजह सल्तनत टिल 1968। तो मालदीव्स के अंदर 1968 तक तो सल्तनत पीरियड चल रहा था, मतलब मुगल्स का रूल था, व्हेन इट वाज ट्रांसफॉर्म इनटू अ रिपब्लिक विद द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर 1968 के अंदर वहाँ पर रिपब्लिक आ गया, और फिर वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई, मतलब कि किसका रूल आ गया? प्रेसिडेंट का रूल आ गया। इन जून 2005 द पार्लियामेंट ऑफ मालदीव्स वोटेड यूनानिमसली टू इंट्रोड्यूस अ मल्टी पार्टी सिस्टम। अब तक यहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल था, दैट मीन्स प्रेसिडेंट का रूल का मतलब क्या होता है कि कोई इलेक्शंस नहीं होंगे, डेमोक्रेसी नहीं होगी, ऑल्दो एक प्रेसिडेंट वहाँ पे रूल करेगा, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था वहाँ पे। बट लेट इन 2005 फाइनली मालदीव के अंदर भी क्या हो गया? आपका मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया और डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गई। सो अब वहाँ पर मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है एक MDP, जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स में डोमिनेट करती है, मतलब कि वही हमेशा पॉलिटिक्स में जीतती है। द MDP वन द 2018 इलेक्शंस। तो आज भी अगर आप देखोगे तो मालदीव्स के अंदर मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ही रूल कर रही है, जिसका मालदीवियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्टी मतलब MDP ही वहाँ पे अभी तक रूल कर रही है। Experience the people in all these countries share a aspiration of democracy। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी सारी जो कंट्रीज़ हैं, अब हमें इतना समझ में आ गया कि सब जो कंट्री के मेंबर्स हैं वो क्या चाहते हैं, वो डेमोक्रेसी चाहते हैं। तो डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक रीसेंट सर्वे से पता चला कि जो 5 बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं इस रीजन की, वो सब डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती हैं, राइट। ऑर्डिनरी सिटीजन्स, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, किसी भी रिलीजन के हो, वो सब क्या कहते हैं कि हाँ भाई डेमोक्रेसी एक बहुत ही पॉजिटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एंड दे ऑल सपोर्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एज वेल। दे प्रेफर डेमोक्रेसी ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बी इट योर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और योर मोनार्की सिस्टम। For it was earlier believed that democracy could flourish and find support only in the prosperous countries in the world। पहले ऐसे माना जाता था कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर आपका सक्सेसफुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉस्परस कंट्रीज हैं, एजुकेटेड लोग हैं, तो उन लोगों के पास में अगर डेमोक्रेसी होगी तो वो चला लेंगे काम। तो ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए ऐसा नहीं माना जाता था, बिकॉज इट वॉज बिलीव्ड दैट ईस्टर्न कंट्रीज़ हैव बीन अंडर द स्लेवरी सिस्टम फॉर सो लॉन्ग, और वो लोग एक तरीके से ब्रिटिशर्स के गुलाम बनकर रहे हैं इतने सालों तक। तो वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, दे आर नॉट एजुकेटेड इनफ, दे आर नॉट प्रॉस्परस और डेवलप्ड इनफ टू हैंडल द डेमोक्रेसी। बट ऐसा नहीं है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। ईस्टर्न कंट्रीज़ ने भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ काफ़ी अच्छे से अपने आप को मेनटेन किया है, एंड अब हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड को कम्पीट कर रहे हैं।